Shravani, welcome to Exam Tazri and thanks for talking with us. And first of all, congrats for cracking JNU Entrance Examination MA PISM. So श्रावणी आप छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद के बारे में दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ है, फिर आपने और कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई किया था। सो थैंक यू सो मच सर पहले तो। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जेएनयू में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। और मैंने अपना पहले तो 10th में अपना स्टार्ट करूंगी तो वो मैं धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, वहीं से मैंने अपना 10th किया है। और +2 मैंने बुरहानपुर मध्य प्रदेश से किया है, जो कि मैंने साइंस बैकग्राउंड में किया, मतलब मेरा पीसीएम था 12th तक। और फिर मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन में शिफ्ट किया है आर्ट्स की तरफ, जो कि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी था। तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था और सब्जेक्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, और मुझे तब इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। तो मैंने बीए पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन किया है यूपीएस देहरादून से। तो वो काफ़ी अच्छा कोर्स रहा है मेरे लिए, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर मिला है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो 6 सेमेस्टर्स थे उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रहते थे। तो उसमें पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऐसे भी सारे सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने ऑल्दो ज्वाइन किया था इसे पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट ड्यूरिंग द अंडर ग्रेजुएशन मैंने अपना इंटरेस्ट अलग तरीके से डेवलप किया। और मुझे फिर अपना पता चलने लगा कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। तो मैंने फिर अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे ये माइंड बना लिया था कि मुझे मास्टर्स करना है और मैं इस सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स परस्यू करना चाहती हूँ। तो फिर मेरा अंडर ग्रेजुएट हुआ, तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई, मतलब सर्च करना चालू किया। तो मैंने 5 कॉलेजेस अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखे थे, जिसमें से जेएनयू ऑलमोस्ट टॉप पे था। उसके सारे तीनों कोर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो कि मेरे इंटरेस्ट पे बिल्कुल सेट बैठ रहे थे। फिर डीयू के लिए मैंने देखा बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। सो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी फैकल्टीज़ वगैरह वगैरह ने भी मुझे सजेस्ट किया था, और उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स है। सो फॉर्चुनेटली, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि मेरा उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में भी हो गया। बट जेएनयू, जो कि मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, और उसमें भी मेरा पीआईएसएम प्रायोरिटी पे था, तो उस हिसाब से भी मुझे प्रेफरेंसेस में फर्स्ट मिल गया। तो ये मेरा अभी तक का बैकग्राउंड रहा है। तो आपका जो है बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ, अगर जितना मैं समझ पाया, 100% पॉलिटिकल साइंस नहीं था, ऑल्दो वो थोड़ा सा रिलेटेड था। हाँ। लेकिन जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपको पता था कि जेएनयू का अपना एग्जाम होगा, लेकिन बाद में वो सीयूईटी लेकर हो गया जहाँ पे आपको 100% पॉलिटिकल साइंस था। तो फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी के रूप में या अपने प्रिपरेशन के रूप में क्या क्या इम्प्रोवाइज किया, आपने क्या क्या चेंजेस लाया। सर एक्चुअली जब मैंने लास्ट सेमेस्टर में मैंने अपना ये सब रिसर्च चालू किया कि मुझे मास्टर्स करना है, तो होते-होते तक काफ़ी मेरी ऑफलाइन एग्ज़ाम भी थी, तो मैंने 6 सेमेस्टर में उसमें वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया। फिर उसके बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, तब मैंने एक्चुअली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चालू किया। क्योंकि पहले मैंने जेएनयू के पेपर्स, डीयूईटी के पेपर्स वगैरह देखे थे, तो मुझे काफ़ी वेग लगते थे, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट भी लगते थे वो। तो बट फिर भी मैंने अपना माइंड बना लिया था, तो मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया उसके लिए। तो वो कुछ मेरे अंडर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही मैंने ये सब चालू किया। तो तब तक सीयूईटी का सब कुछ आ चुका था कि जेएनयू इसमें अ, मतलब इसी के साथ लेगा, बट डीयूईटी का अलग होगा, और उनका इवन सिलेबस भी आ चुका था। तो मेरे लिए काफ़ी कुछ क्लियर था जब मैंने अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मुझे सब कुछ क्लियरली, सिलेबस भी था, सब कुछ चीज़ें थी। हाँ, बट मेरा ये ड्रॉबैक रहा है कि मेरा बहुत एकदम कोर पॉलिटिकल साइंस मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, बल्कि मैं अपने दोस्तों को, जो भी मेरे अभी साथ में रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो डीयू से पढ़े हैं, उनका पॉलिटिकल ऑनर्स रहा है, तो काफ़ी उनको रहता है। बट एटलीस्ट मुझे आइडिया था, मैं एकदम भी लेस सिचुएशन पे नहीं थी, जहाँ पे बच्चे बीटेक से भी करके आ रहे हैं। तो बट मुझे काफ़ी कुछ क्लियर आइडिया था, ऑल्दो पबएड मेरा सब्जेक्ट था, बट सीयूईटी में पबएड था भी नहीं। बट कुछ-कुछ जगह पे मुझे अफ़ेक्ट किया है, और मेरे पहले भी नोट्स बने थे अंडर ग्रेजुएशन में, तो वो भी हेल्प किए हैं। बट मैंने जो एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, वो कॉलेज के बाद करी है, और वो मैंने अपने ही रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करके किया है, तो उसी से ही मेरी हेल्प हुआ है। तो मतलब मेरा बेस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बन गया था अंडर ग्रेजुएशन में, बट उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी, क्योंकि सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत डिफरेंट थे।
Sir, you are not audible. अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आपने कुछ बुक्स को भी रेफ़र किया होगा। तो बुक्स क्या जो आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में पढ़े थे वही बुक्स थे या वो डिफरेंट बुक्स थे? नहीं इन द सर, जो मेरी बुक्स अंडर ग्रेजुएशन में मैंने 2-3 बुक्स को ही रेफ़र किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लक्ष्मीकांत मैंने इंडियन पॉलिटी के लिए हमारे इसमें मैंने वो देखा था। तो मैंने लॉकडाउन में जब घर पे थे तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटी थी उसको अच्छे से पढ़ने की, तो मैंने वो तभी पढ़ लिया था और वहाँ पे हमें पीयू घोष इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी बताई गई थी, तो मैंने वो भी पढ़ा था अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे। बट मैंने ज़्यादातर बुक रेफ़र नहीं करी हैं अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन में और क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ का बहुत मेरा मतलब उनका बहुत वो रहा है, बहुत हुँ, इम्पोर्टेंस रहा है मेरे प्रिपरेशन में। क्योंकि जो भी सिलेबस सीयूईटी की तरफ से आया था, तो उसके जो भी पॉइंट्स थे अच्छे मतलब जो पूरा सिलेबस ही आपको पढ़ना रहता है, उसमें कोई कट शॉर्ट आप सिलेबस में एटलीस्ट ना करें तो बेटर होगा। तो उनके जो सब टॉपिक्स होते थे, जो सब टॉपिक्स होते थे, तो मैं वो यूट्यूब पे जा कर के पढ़ती थी और कुछ-कुछ बुक्स अगर आपको कुछ और सर्च करना है आपको, तो वो आपको गूगल पे बहुत ईज़िली मिल जाता है। आपको बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है। हुँ, तो रादर देन रीडिंग बुक्स पूरा-पूरा मैंने अपने स्ट्रैटेजी को पहले से ही रखा कि मेरे पास टाइम भी कम है, तो मुझे पहले से ही टॉपिक पे टारगेट करना पड़ेगा। तो मैंने ज़्यादातर बुक एज़ सच रेफ़र नहीं करी है, बट हाँ, मैंने नोट्स अपने बनाए हैं, तो भी वो बहुत सारे हो गए थे, तो वो ऑलमोस्ट एक बुक ही हो गई थी मेरे लिए हुँ, और मैंने उसको बहुत बार रिवाइज़ किया है क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि नोट्स मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब कोई कैंडिडेट बुक नहीं रेफ़र कर रहा है। तो आपको बार-बार रिवाइज़ करने के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। हुँ। तो ऑन एवरेज अगर मान लीजिए हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करें, जैसे आपने जो है डेडिकेटेड अपने सेमेस्टर से एग्ज़ाम के बाद आप लग गई उनके प्रिपरेशन में। लेकिन ऑन एवरेज समवन हू हैज़ नॉट डन हिज़ और हर पॉलिटिकल साइंस इन ग्रेजुएशन, तो आपको क्या लगता है ऑन एवरेज कितना समय लगना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? क्योंकि रफली आपने जो अपना टाइम ड्यूरेशन डिवोट किया है, मान लीजिए 2 महीने, 3 महीने साइंस में, तो वो एक प्रेशर भी रहा होगा आपके लिए और कहीं न कहीं वो भी लगता होगा कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे पहले खत्म हो गए होते तो मुझे और समय मिलता या अगर मान लीजिए सीयूईटी का एग्ज़ाम और एक्सटेंड हो जाता है तो और समय मिलता। तो आपको क्या लगता है कितना समय होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए? सर, जैसे कि मैंने जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चालू किया था, तब मुझे यही लगता था कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। बट फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे मतलब मेरे जो अकॉर्डिंगली सब चीज़ें ठीक बैठी और ये काफ़ी लेट हुआ। बट मैं काफ़ी टाइम के बाद तक प्रिपेयर हो चुकी थी। तो मेरे हिसाब से 3 टू 4 मंथ्स भी बहुत होते हैं अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरे दिन भर में आप उसको काफ़ी अच्छा टाइम दे रहे हैं, तो काफ़ी आपको उससे हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने जब मैं बोलूँगी कि मैंने काफ़ी फाउंडेशन से ही स्टार्ट किया है, तो अगर आप एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, तो भी आपको 3 टू 4 मंथ्स अच्छे से अगर आप उसको मतलब दिन में काफ़ी सारे आवर्स आप पढ़ाई में देते हैं, तो फिर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी से अगर कोई स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने अभी सुना है कि अप्रैल में ही होगा सीयूईटी अगले उसका, तो अभी से भी काफ़ी राइट टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5-6 महीने किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई टाइम ज़्यादा नहीं, कोई टाइम कम नहीं होता है। आप जितने कम टाइम में पढ़ेंगे, आप उतने प्रेशर में पढ़ेंगे, पर आप जितना ज़्यादा टाइम लेंगे, तो आप उतना अच्छे से और मेबी मैं और अच्छा कर सकती थी, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और आपका जितना टाइम मिल रहा है आपको, तो आपके लिए बेटर है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मोस्टली जो है पॉलिटिकल साइंस वाले हैं या मिक्स्ड है? सर मिक्स्ड है, सारे उसके हैं मतलब पीआईएसएम भी है, पोलम भी है, आईआरएम भी है, सब है। नहीं, नहीं, मेरा ये कहना था कि जैसे आपके पीआईएसएम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो जेईई के लिए जितने सारे स्टूडेंट जो सेलेक्टेड हुए हैं, जी, जी। उसमें आपके क्लासमेट्स में मैक्सिमम का पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है या बहुत सारे लोग बीटेक भी हैं, कोई मैथमेटिक्स से भी है? नहीं सर पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे स्पेशली फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी उनकी भी मेजॉरिटी काफ़ी है और काफ़ी बच्चे बीएचयू से भी हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हैं। बट हाँ, कुछ बच्चे ड्रॉप भी लेकर आए हैं, कुछ बच्चों का बीटेक बैकग्राउंड भी रहा है मतलब साइंस बैकग्राउंड भी रहा है। तो बहुत सारे वैरायटी है बच्चों की उसमें बट हाँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के ज़्यादा बच्चे हैं उसमें। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लास्ट ईयर तक जब तक अलग-अलग पेपर्स होते थे आईआर, पीआईएसएम के,
तो वहाँ पे एक चांस होता था कि जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी उस टाइप के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब जब से एक कॉमन एग्जाम हो गया है, एक एडवांटेज हो गया है। एक आपके क्लासमेट होंगे विष्णु, उनसे भी हम लोग की बात हो रही थी। तो वो चीज़ हम लोग ने जब देखा और जब मैं लिस्ट देख रहा था जितने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे, मतलब मेजॉरिटी पॉलिटिकल साइंस के थे। तो आपको लगता है कि अब ये एक सिंगल एग्जाम हो गया है, तो कहीं न कहीं वो जो एक डाइवर्सिटी होती थी पहले पीआईएसएम में, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। लेकिन मेरे 4 क्लासमेट्स जो थे वो जॉइन किए पीआईएसएम कोर्स। हम लोग के टाइम में आईआरएम नहीं हुआ करता था। लेकिन अब वो जो परसेंटेज हो गया है, जो मान लीजिए कि पहले 50-50 होता था, 50% पॉलिटिकल साइंस, अब कहीं न कहीं वो 80 टू 90% इस साल हो गया है। तो क्या लगता है, सीयूईटी एक सिंपल कॉमन एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर है अब उस डाइवर्सिटी के लिए, या वो पहले वाला सिस्टम अच्छा था? सर मतलब अलग-अलग अगर एग्ज़ाम्स हो रही हैं, तो वो अपने कोर्स के हिसाब से ही फिर उन बच्चों को टारगेट करते हैं। बट अब जो कि यहाँ पे एक ही सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे हो रहा है, तो वो भी चीज़ वैरी करेगी। अब ये जो कि पहली बार है, तो मे बी ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक ट्राई आउट सिस्टम है कि कैसा क्या चलने वाला है ये चीज़। बट हाँ, ये डिफरेंट मतलब क्रिएट तो होगा कि बट ऑल्दो ऐसा भी नहीं है इसमें सीयूईटी में अभी भी मैंने देखे तो काफ़ी क्वेश्चन्स आईआर से भी आए हैं। तो अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस से आ रहा है तो उसको हेल्प तो होता ही है, बट जो कि इकोनॉमिक्स जैसे कि पहले के आईआरएम के जो सेपरेट क्वेश्चंस होते थे या पीआईएसएम के जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे, उसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री कभी-कभी ये सब चीज़ें भी आ जाती थी थोड़ी बहुत। तो इससे हाँ, उनका बैकग्राउंड मतलब थोड़ा काफ़ी बढ़ जाता था और काफ़ी सारे बच्चों को अपॉर्च्युनिटी होता था। बट इतना भी डिफरेंस मेरे हिसाब से क्रिएट नहीं होगा अगर 3 एग्ज़ाम्स एक में ही मिल रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो एक वो पॉलिटिकल साइंस की ही स्टडी है, तो आपको थोड़ा बहुत पहले से आइडिया है, आप उस थोड़े से जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा उससे इफ़ेक्ट पड़ता है, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, हुँ, हुँ। ये सब। तो श्रावणी जी, लास्ट आपके लिए आप जो है क्या स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहिएगा जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जेईई में लेट्स से पीआईएसएम में आना चाह रहे हैं, तो आपका क्या आखिरी सजेशन होगा? सर अभी मेरा सजेशन तो 2-3 पॉइंट्स में ही मैं बताऊँगी कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर दें और जितना हो सके उसको टाइम दें। अभी आपका शायद आप 3rd ईयर में होंगे, 6th सेमेस्टर में होंगे, आपको अपनी एग्ज़ाम भी लिखनी होंगी, तो उसको भी माइंड में रख के आप ये चीज़ें अब आपको प्रिपेयर करनी होंगी। और मैं आपको बताऊँगी कि आप यूट्यूब से पढ़ना भी मतलब उसको प्रायोरिटी दें। वो ऐसा नहीं है कि बुक्स रेफर करना बहुत ज़रूरी है, बट ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। मेरे भी और सारे फ्रेंड्स उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स प्रेफ़र करी हैं और उनके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो हुँ, अगर आपके पॉलिटिकल साइंस आपका पहले भी है अंडर ग्रेजुएशन में, तो मतलब आपका फाउंडेशन बना हुआ है। तो हुँ, आप उसको बिल्डअप करें अच्छा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं, उन पे बहुत ध्यान दें। सिलेबस का एक भी टॉपिक ना छोड़ें, ये बोल कर के कि ये तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं ये। और स्पेशली जो आप क्वेश्चंस की वैरायटी जो आपको पता चलेगी, तो वो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके ही पता चलेगी। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, सेट्स में लगानी चाहिए और बार-बार लगानी चाहिए। हुँ, हुँ, और नोट्स अपने अप टू डेट रखने चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नोट्स जब आप बनाएँ, तो आप वो अपडेटिंग नोट्स करते रहें, मतलब उनका नोट्स का अपडेटिंग करते रहें। क्योंकि अगर आप पहले इंस्टेंस पे आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमस हॉब्स पढ़ रहे हैं, तो आप उसको उनको पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएँगे। बट आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको 2-3 क्वेश्चन्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपने कोई बुक्स में नहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे। बट वो आपने देखा कि वो 2-3 एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो मतलब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो वो आप अपने नोट्स में उसको अपडेट करें। तो ऐसे ही आप अपने नोट्स अपडेट करते जाएँगे, तो आप एग्ज़ाम के एंड तक देखेंगे कि आपके पास थॉमस हॉब्स का जो फर्स्ट इंस्टेंस पे 1 पेज था, वो अब आपके 3 पेजेज़ में हो जाएगा। बट हुँ, तो वो भी एक क्वालिटी कंटेंट रहेगा, वो आपकी खुद की ही बुक बन जाएगी, आपके खुद के अच्छे नोट्स बन जाएँगे। और जब भी आप अपने नोट्स में कुछ ऐड करें, तो उसके पहले की चीज़ें पढ़ लें। तो आपको बाद में भी रिवाइज़िंग का इतना नहीं होगा कि इतने सारे पेजेज़ हैं नोट्स के, मैं कैसे रिवाइज़ करूँगी या करूँगा। तो हुँ, आप उनको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें, तो जैसे कि मेरे काफ़ी सारे नोट्स बन चुके थे, बट एग्ज़ाम के एंड तक मैं अपने नोट्स 200 पेज भी या 150 पेज भी मैं आधे घंटे में पढ़ लेती थी। क्योंकि एक रिवाइज़ हो जाता है, तो आपको लाइन बाय लाइन वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो हुँ। मेरा जैसे कि मेमोरी काफ़ी मेरे को इतना भरोसा नहीं है, तो मैं ऐसे ही रिवाइज़ करने में ज़्यादा भरोसा रखती हूँ। कांसेप्ट्स क्लियर आपको करने पड़ेंगे, तो आप पहले तो अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें।
अपने नोट्स बनाएँ जो कि एक अपडेटिंग नोट्स आप उनको बनाएँ, हमेशा उनको अपडेट करते रहें, उनको पढ़ते रहें, रिवाइज़ करते रहें और आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। जितने हो सके एक टाइम से एक हफ्ते भर में 2-3 अभी से अगर आप कर रहे हैं, तो आपको क्वालिटी पता चलेगी और वैरायटी पता चलेगी कि कैसे क्वेश्चन्स आते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना सिलेबस में भी आप टॉपिक्स को वेटेज दे पाएँगे कि मेरे को इसमें ज़्यादा ध्यान देना है, मेरे को इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो हुँ, ये सब आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा और जो मेन एग्ज़ाम्स है यूनिवर्सिटीज़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल डीयूईटी या जेएनयू के पहले के पेपर्स, उनको आप सेट्स में 2-3 बार ही सॉल्व कर लीजिए। तो आपको काफ़ी वो भी होता है, मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और आप जितनी वैरायटी के क्वेश्चन्स देखोगे, आपका उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जैसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल कैसी भी एग्ज़ाम्स आए, जैसे कि सीयूईटी के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट हमको पता नहीं था पहले, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं थी, जेएनयू का तीनों पेपर की एक एग्ज़ाम पहले नहीं थी, तो आप हुँ, बता नहीं सकते थे कि कैसे क्वेश्चन्स आएँगे। बट ये कॉन्फिडेंस आप तब डेवलप करते हैं जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हुँ। आप नेट के पेपर सॉल्व करिए, बीएचयू के पेपर सॉल्व करिए, पौंडीचेरी के, हैदराबाद के, काफ़ी सारे पेपर्स आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएँगे। आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स की मिलती हैं। तो बस मेन टारगेट आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होना चाहिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए और कांसेप्ट्स क्लियर रख के रिवाइज़ करना और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो थैंक्स श्रावणी, आपने बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ एक्सप्लेन किया एंड आई अज्यूम कि जो भी स्टूडेंट अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 100% आपके दिए गए सुझाव को मानेंगे और उस पे अमल भी उतरेंगे। So, Shravani, I would like to thank you for talking with us and sharing the insight about your preparation. And we wish you all the best. Thank you. Thank you so much, sir, and all the best to all the students also. Thank you. Thank you.